जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं MPTT में आपका जियोग्राफी से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, आप देख लीजिए इसमें मतलब जियोग्राफी से आपका जितना है आपका कॉन्टिनेंट एशिया से और आपका पृथ्वी में जो संरचना है और सब ग्रहों वगैरह से जितनी आपकी चीज़ें हैं सभी आपकी एक वीडियो में डिस्कस हो जाएँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपका महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत किन्होंने दिया है, यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दिया है, तो जॉर्ज लेमेंथियर जी ने। बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दिया है, तो जॉर्ज लेमेंथियर ने। इसे क्या बोलते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, वह कौन सी? आपकी दुग्ध मेखला। पृथ्वी की एक मंदाकिनी कौन सी? आपकी दुग्ध मेखला आकाशगंगा। आपकी पृथ्वी की मंदाकिनी एक मंदाकिनी है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट तारा है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 मिलियन वर्ष आपकी सूर्य की उम्र है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 कितने देर में पहुंचता है? आपका 8 मिनट 16 सेकेंड में आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। किसी किसी बुक में आपका दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आप मार देंगे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने में? 8 मिनट 16 सेकेंड में। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? आपका बुध। सूर्य के सबसे निकट तारा है आपका बुध है। सूर्य के सबसे निकट तारा सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? आपका बुध है। एक प्रकाश वर्ष में कितना टाइम लगता है? तो आपका दिया हुआ एक प्रकाश वर्ष में आपका इतना टाइम लगता है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा? आपका शुक्र। पृथ्वी के निकटतम एवं पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा? आपका शुक्र है। तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा? आपका पृथ्वी के निकटतम शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह किसे बोलते हैं? आपका शुक्र को बोलते हैं। तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, प्रेशर कुकर ग्रह आपका, सांझ का तारा, भोर का तारा किसे बोलते हैं? तो आपको किसे बोलते हैं? तो आपको किसे बोलते हैं? आपको शुक्र को। आपका भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब बोला जाता है किसे? शुक्र ग्रह को। सौरमंडल सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, किसके कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है? तो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो मंगल ग्रह का रंग लाल किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। इसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल के उपग्रह कौन कौन से? दो, फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस मंगल के दो उपग्रह हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? आपका 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। कितनी है आपका सूर्य की चाल? इतनी है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपका टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? आपका टाइटन है। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो 7। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? 7 है। किस ग्रह का घनत्व जल से कम होता है? तो शनि ग्रह का घनत्व जल से कम होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? आपका चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आपका चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। और किसका ग्रह का घनत्व जल से कम होता? तो आपका शनि। और शनि के चारों कितने वलय यानी छलने हैं? तो आपके 7। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। पीला ग्रह शनि ग्रह को बोलते हैं। छल्लों वाला ग्रह भी शनि ग्रह को बोलते हैं। नीला ग्रह आपका पृथ्वी हो जाएगा, लाल ग्रह मंगल ग्रह हो जाएगा, पीला ग्रह और छल्ले वाला ग्रह आपका शनि हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? आपका यूरेनस को। यूरेनस को क्या बोलते हैं? यानी अरुण को क्या बोलते हैं? आपको लेटा हुआ ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह किसे बोलते हैं? आपका वरुण को सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं। इसे वरुण को सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं।
आपका जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है, आंतरिक ग्रह। ग्रह ग्रह कौन से, आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, आपके कौन होंगे, बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो आंतरिक ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ग्रह ग्रह कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अपसौर यानी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना होती है, कब होती है, तो आपके 4 जुलाई को। 4 जुलाई को आपका अपसौर की घटना होती है, यानी इसका मतलब क्या, अपसौर का सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य क्या पृथ्वी से अधिकतम दूर हो जाता है, यह क्या घटना क्या कहलाती है, आपका अपसौर। यह कब होता है, 4 जुलाई को। उपसौर यानी सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता हुआ क्या है आपका, यह घटना क्या कहलाती है, आपका उपसौर कहलाती है। यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को आपका उपसौर, 4 जुलाई को आपको हो जाएगा अपसौर। उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध पर यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध पर यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन आपका यानी मकर रेखा पर आपका 22 दिसंबर। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी और दिन रात बराबर होते थे, आपका 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून, दक्षिण गोलार्ध पर यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी और दिन रात बराबर होते, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को आपका पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, तो ध्रुव तारा हमेशा क्या है, उत्तर दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा हमेशा क्या है, उत्तर दिशा में चमकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, तो अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है, कब होता है, पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को ही हमेशा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। 180 देशांतर आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 देशांतर क्या है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 अंश रेखा क्या है, आपकी भूमध्य रेखा। 0 अंश रेखा कौन सी, आपकी विषुवत या भूमध्य रेखा। 0 अंश रेखा आपकी कौन सी है, विषुवत या भूमध्य रेखा। एक देशांतर का अंतर कितना होता है, आपका 4 मिनट। एक देशांतर का अंतर कितना होता है, आपका 4 मिनट होता है, एक देशांतर का अंतर होता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और एकदम बीचों बीच कौन सी रेखा आपकी है, ये विषुवत रेखा है, यानी भूमध्य रेखा जो कौन से अंश में है, 0 अंश पर है। उसके उत्तर में आपका उत्तरी आपका कौन सी है, आपकी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री में है। कौन सी, 23.5 डिग्री में उत्तर में कौन सी है, आपकी कर्क रेखा। उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी कौन सी है, मकर रेखा। 0 अंश पर कौन सी, विषुवत रेखा। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी आपकी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी आपकी मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर में आपका कौन सा उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। 23.5 अंश आपको उत्तर में कौन सा कर्क रेखा। 66.5 अंश उत्तर में आपको कौन सा उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और 90 अंश उत्तर में आप कौन सा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रमुख अक्षांश कितना, 23.5 आपका डिग्री आपका दक्षिण में आपका कौन सा है, आपका मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण में आपका कौन सा आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। 66.5 डिग्री दक्षिण में आपका कौन सा दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो उत्तरी ध्रुव में आपका उत्तरी गोलार्ध में कौन, 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा हो जाएगी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर में आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा। 90 डिग्री उत्तर में आपको उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और 90 डिग्री दक्षिण में आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। भारत का मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका भारत का मानक समय। और ये कहाँ आपका प्रयागराज से पास मिर्ज़ापुर से आपका भारत के मानक समय निर्धारित होती है, प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से। और कितना आपका 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर। यह जो ग्रीनविच
मेन टाइम से 5.5 घंटा पीछे है। तो भारत का समय ग्रीनविच मेन टाइम से आपका 5.5 घंटा क्या है, आपका पीछे है। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है, तो रूस में 11 है और अमेरिका में 9। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है, रूस में 11 और अमेरिका में कितने हैं, 9 हैं। सबसे अधिक 11 हो जाएगा रूस में, और उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर आपका अमेरिका। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या है, सूर्य ग्रहण। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका चंद्रमा का आ जाना क्या है, हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा और सूर्य के बीच आपका पृथ्वी का आ जाना क्या हो जाएगा, आपका चंद्र ग्रहण। तो आपका हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना आपका सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से आपका विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं आपकी, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। एकमात्र महाद्वीप जिसे में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी, विषुवत, मकर और कर्क रेखा। विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है आप कहाँ से, ब्राज़ील से। तो विषुवत रेखा और मकर रेखा आपका कौन सा देश, आपका ब्राज़ील से गुजरती है दोनों रेखाएं। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, बैरन बैरन द्वीप ज्वालामुखी आपका कहाँ है, अंडमान द्वीप में है आपका। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को बैरन ज्वालामुखी आपका, जो कहाँ अंडमान द्वीप में है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है आपका, अंडमान द्वीप में है नारकोंडम ज्वालामुखी। यह यह क्या है, बैरन क्या है, सक्रिय है, और नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। वारंतंग, वारंतंग आपका अंडमान द्वीप में है, ये भी क्या है, ज्वालामुखी है का। वारंतंग ज्वालामुखी कहाँ, अंडमान द्वीप में है। दक्कन ट्रेप आपका महाराष्ट्र में है। और धीनोधर आपका पहाड़ी कहाँ आपका, गुजरात में। धीनोधर पहाड़ी का गुजरात में हो जाए, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में, वारंतंग, नारकोंडम और बैरन आपको कहाँ हो जाएंगे, अंडमान द्वीप में हो जाएंगे, जो भारत में है। अब देख लेते हो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से आपका, एटना, स्ट्राम्बोली, जो दोनों कहाँ है, इटली में है। और कोटोपैक्सी, जो इंडीज पर्वत पर स्थित है, कहाँ, इक्वाडोर। तो आपका ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन कौन से, एटना, स्टाम्बुली जो इटली में है, कोटोपैक्सी जो कहाँ, इक्वाडोर में है, और बैरन कहाँ है आपका, जो भारत में है। ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। यानी सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जो सक्रिय नहीं हो, कौन कौन सा सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा, एक है आपका फ्यूजियामा। फुजियामा आपका कहाँ है, जापान में। काका क्राकाताओ, ये कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी है, क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। मृत ज्वालामुखी यानी मरे हुए ज्वालामुखी कौन से, किलिमंजारो जो तंजानिया में है, और पोपा जो म्यांमार में है। मृत ज्वालामुखी कौन कौन से, किलिमंजारो और पोपा। किलिमंजारो पर तंजानिया में हो जाएगा, पोपा कहाँ हो जाएगा आपका, म्यांमार में। सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी आपका फ्यूजियामा, ये कहाँ है, जापान में। क्राकाताओ आपका इंडोनेशिया में है। सक्रिय ज्वालामुखी आपका एटना, इस्तांबुल इटली में है। कोटोपैक्सी आपका हो जाएगा इक्वाडोर में। बैरन आपका हो जाएगा भारत में। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आपका, बैरन है, जो अंडमान द्वीप पर स्थित है और भारत में है। दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा आपका है, बैरन। कौन सा है आपका, बैरन ज्वालामुखी है। आप आपदा के प्रकार देख लेते, दो प्रकार है आपका, प्रकृति जनित आपदा और मानव जनित आपदा। प्रकृति जनित आपदा और मानव जनित आपदा। पहला आप प्रकृति जनित आपदा देख लेते हैं, कौन से आपका, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन। भूकंप, बाढ़, आपका सूखा, बादल का फटना, चक्रवात, भूस्खलन और सुनामी, ये क्या है, प्रकृति जनित आपदा है। तो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये क्या है, प्रकृति जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सी है आपकी, रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये क्या है आपका, मानव जनित है। तो प्रकृति जनित कौन सा हो जाएगा, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी, ये क्या है, प्रकृति जनित है। और मानव जनित आपका रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट में लगी आग, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। भूकंप, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। भूकंप मापी यंत्र किनके द्वारा तैयार किया गया था आपका, तो जॉन मिलने द्वारा तैयार किया गया था। नाम क्या, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। इसे कब तैयार किया गया था, 1980 में जॉन मिलने द्वारा तैयार किया गया था।
भूकंप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका भूकंप लेखी यंत्र। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा? आपका जापान। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा हो जाएगा? आपका जापान हो जाएगा सर्वाधिक भूकंप वाला देश, आपका जापान हो जाएगा। भूकंप मापन की इकाई किस में नापते हैं? आपका भूकंप मापन तो आपको हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंप मापन किस में नापते हैं? रिएक्टर स्केल से नापते हैं भूकंप मापन। इकाई कौन सी? आपका रिएक्टर स्केल। समुद्र से उठने वाला भूकंपीय लहरें आपका क्या कहलाती है? सुनामी। समुद्र से उठने वाली भूकंपीय लहरें आपकी सुनामी कहलाती हैं। पृथ्वी में भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन कौन सा? आपका हिमालय और गुजरात। तो भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र आपका हिमालय हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। सुनामी शब्द आपका कहाँ का है? आपका जापानी शब्द है सुनामी शब्द। सुनामी शब्द क्या है? जापानी शब्द है आपका सुनामी शब्द। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक आपका 0 से 9। रिएक्टर मापक पर अंकित कितना है? आपका 0 से 9 आपका रिएक्टर मापक पर अंकित अंक है। चक्रवात एवं उसके स्थानीय नाम। चक्रवात यानी टाइफून। चक्रवात टाइफून कहाँ का स्थानीय नाम है? यानी चक्रवात को टाइफून कहते हैं किस देश में? आपका चीन, फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं किसे? चक्रवात को। हरिकेन। हरिकेन आपको कहाँ कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हरिकेन कहाँ कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है चक्रवात को। चक्रवात कहाँ कहा जाता है? आपका भारत और बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपका चक्रवात कहा जाता है। टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है? कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र। कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में आपका टॉर्नेडो कहा जाता है। विली विली आपका कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो टाइफून आपका चीन, फिलीपींस, जापान में हो जाएगा। हरिकेन कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चक्रवात तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। टॉर्नेडो आपका कहाँ हो जाएगा? कैरिबियन सही और आपका अमेरिका क्षेत्र। विली विली आपका कहाँ हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में देख रहे थे कितनी परतें? आपको एक हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती है। क्या? क्षोभ मंडल में आपका समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। जैसे आंधी, तूफान आदि घटित होना कहाँ होता है? आपका समस्त वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होती है? आपका क्षोभ मंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। ये आपका समताप मंडल। समताप मंडल में कौन सी ओजोन परत पाई जाती है? आपका कहाँ? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। हवाई जहाज उड़ाने का आदर्श दशा पाई जाती है कहाँ? तो ये कहाँ पाई जाती है? आपका समताप मंडल है। समताप मंडल में आपका एरोप्लेन उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। और एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? आपका समताप मंडल में। मंडल में आपका इसके बाद कौन सा होगा? मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल में वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपकी मध्य मंडल। मध्य मंडल का वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, यानी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। क्षोभ मंडल आपका समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती है। और समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है और यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श काल होता है और ये आदर्श दशा पाई जाती है। मध्य मंडल आपका वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी आपकी? मध्य मंडल है। बाह्य मंडल में आपका संचार, रेडियो तरंगे ये सब कहाँ स्थापित होते हैं? तो बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल में संचार और रेडियो तरंगे आपको कहाँ स्थापित होते हैं? बाह्य मंडल में। यह आपको हो जाए कौन सा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद अब क्या चालू हो जाता है? आपका अंतरिक्ष चालू हो जाता है बहिर्मंडल के बाद। क्षोभ मंडल में आपका समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। मध्य मंडल में आपका सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। और बाह्य मंडल में आपका संचार है, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट ये सब कहाँ स्थापित होते हैं? बाह्य मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके समताप मंडल में, जैसे कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपका समताप मंडल में। ओजोन का क्षरण बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ओजोन का क्षरण कहाँ? बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर और सब अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में आपका होता है। ओजोन का क्षरण आपका कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर आपका बसंत ऋतु में ज़्यादा होता है। ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन का क्षरण कौन सी गैस के कारण होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्या होता है? क्षरण होता है।
यह कितनी ऊंचाई पाई जाती है? 32 से 60 किलोमीटर के बीच आपकी कौन सी पाई जाती है? ओजोन परत। 32-60 किलोमीटर के बीच कौन सी पाई जाती है? आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे मनुष्य का चर्म रोग और कैंसर से बचाती है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों क्या है? अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल का संघटक देख लेते हैं। क्या नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आपका 78% पाई जाती है कहाँ? वायुमंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? आपकी नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। इसके बाद कौन सा? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? आपकी 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाता है? आपका 0.03%। और आर्गन कितना पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। 0.93% पाई जाती है। और इसके बाद अन्य सभी गैसें कितने पाई जाती है? 0.04%। कितना? 0.04%। नाइट्रोजन तो कितना पाई जाती है वायुमंडल में? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और आर्गन कितना है आपका? 93% पाई जाती है। और अन्य सभी गैस इसके बाद कौन से कितने में हो जाती है? आपको 0.04% अन्य सभी गैसों आ जाती हैं। सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण है कौन से? यूवी किरण। यूवी किरण सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण है। पौधे एवं जीवों के नुकसानदायक किरण कौन सी? यूवी बी। अल्ट्रा वेव बी अब कौन सी पौधे एवं जीवों के नुकसानदायक किरण है। और सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण का यूवी सी आपका सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण है। यूवी बी का हानिकारक प्रभाव कैसे होता है आपका? इससे यूवी बी के हानिकारक प्रभाव से आपका त्वचा में कैंसर होता है, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। यूवी बी किरण के हानिकारक प्रभाव से आपका त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण से क्रिया कर प्रभावित होती है। अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा? आपका एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका एशिया। विश्व की सबसे ऊंची कौन चोटी? आपकी माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 यानी 8,850 मीटर आपका कौन सा विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर व श्वेत सागर। तो एशिया को अफ्रीका से कौन सा अलग करता है? आपका लाल सागर और श्वेत सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया से अफ्रीका को अलग कौन करता है? तो लाल सागर और श्वेत सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? आपका बोरिंग जल संधि। बोरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग किया जाता है, अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बोरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कौन सा? अरब प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर पर्वतमाला, जिसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका? पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। एशिया का सबसे लंबी नदी आपकी यांगसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, जो चीन से निकलती है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिंगराम मेघालय आपका भारत में। मासिंगराम नामक स्थान का मेघालय में आपको सर्वाधिक वर्षा होती है। लाल सागर व भूमध्य सागर कौन से को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर कौन स्वेज नहर जोड़ती है? तो लाल सागर भूमध्य सागर जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं कौन से? बोरिंग जल संधि। तो लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है स्वेज नहर। आर्कटिक और प्रशांत महासागर कौन जोड़ती है? बोरिंग जल संधि जोड़ती है। अब देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है।
विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को। तो विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। झीलों का देश या हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश या हजारों झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हवा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी को इटली गंगा कहते हैं। किसानों का देश या समुद्र की रानी आपका फ्रांस को कहा जाता है किसानों का देश या समुद्र की रानी। तो किसे प्रायद्वीप को प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को। झीलों का देश या हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? आपका स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का गर्म कमल कौन सा? आपका गर्म गल्फ स्ट्रीम है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को बोलते हैं। किसान देश या समुद्र किनारे किसे? फ्रांस को कहते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हम देख लेते हैं। आपका नई दुनिया आपको उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। कौन सी नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है? तो पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है? पनामा नहर। रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका उत्तरी अमेरिका में। तो रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। चीनी कटोरा किसे कहते हैं? आपका क्यूबा को। क्यूबा क्या बोलते हैं? आपका चीनी का कटोरा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? आपका शिकागो। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? आपका शिकागो में है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? ओटेरियो आपका कनाडा में। तो सबसे बड़ी सोने की खान ओटेरियो कनाडा में है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपका कहाँ है? शिकागो में है। चीन का कटोरा आपको क्यूबा को बोलते हैं। रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। नई दुनिया किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा? आपका अर्जेंटीना। तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। विश्व में सर्वाधिक कॉफी वाला उत्पादन वाला देश आपका ब्राजील। सबसे बड़ा मांस निर्यात वाला देश आपका कौन सा है? मांस निर्यात वाला देश कौन सा? आपका अर्जेंटीना है। अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्णनगर दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर कहा जाता है। तो स्वर्णनगर किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर कहा जाता है। हीरो का नगर किसे कहते हैं? किम्बरले को हीरो का नगर कहते हैं। हीरो का नगर किसे कहते हैं? किम्बरले को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। और वनों का देश किसे कहते हैं? कांगो को वनों का देश कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका कहते हैं। हीरो का नगर आपका किम्बरले आपका हीरो का नगर। स्वर्णनगर किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं जो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित। जनजातियों का महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। जनजातियों का महाद्वीप। तो आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्णनगर आपको कहाँ? जोहान्सबर्ग कहते हैं। जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर कहते हैं। हीरो का नगर आप किम्बरले कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका कहा जाता है। वनों का देश कांगो कहते हैं। जनजातियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? आपका अफ्रीका कहते हैं जनजातियों का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। द्वीपीय महाद्वीप कौन सा? आपका ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। लैंड ऑफ कंगूर से बोलते हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। और द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज आप किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोलते हैं? न्यूजीलैंड को बोलते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी आपका कीवी।
सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू किसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोलते हैं, न्यूजीलैंड को बोलते हैं दक्षिण का ब्रिटेन, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन सा है, कीवी। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट। अब देख लेते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपका एमडरसन आप कौन थे, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपका एमडरसन, आपके कौन थे, एमडरसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। सक्रिय ज्वालामुखी आपका माउंट एल्ब्रुस आपको सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति आपका लाइकेन एवं मांस, लाइकेन एवं मांस आपका कौन सा अंटार्कटिका मुख्य वनस्पति है। भारत का पहला शोध संस्थान कौन सा आपका, दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला शोध संस्थान कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। द्वितीय शोध संस्थान कौन सा आपका, मैत्री, जो 1989 में स्थापित किया गया था। पहला कौन सा शोध संस्थान हो जाएगा, गंगोत्री, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मैत्री, और तीसरा आपका है भारतीय। तो भारत का पहला शोध संस्थान गंगोत्री, दूसरा आपका हो जाएगा मैत्री जो 1989 में स्थापित हुआ था, और तीसरा आपका हो जाएगा भारतीय। तीसरा कौन सा आपका, भारतीय है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे लंबड़ी सागर मृत सागर, सबसे लंबड़ी सागर मृत सागर है। टुंड्रा ट्रेंच पाई जाती कहाँ, हिंद महासागर में। टुंड्रा ट्रेंच कहाँ पाई जाती है, हिंद महासागर। विश्व का सबसे महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है आपका, मृत सागर। टुंड्रा ट्रेंच पाई जाती कहाँ, हिंद महासागर में। और बारमुंडा त्रिभुज कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में बारमुंडा त्रिभुज पाई जाती है, बारमुंडा ट्रायंगल। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है, तो भूमध्य सागर। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है, तो भूमध्य सागर। समुद्र की गर्म जलधाराएं बहती हैं कहाँ, पृथ्वी के ध्रुवों पर। समुद्र की गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं, पृथ्वी के ध्रुवों पर समुद्र की गर्म जलधाराएं बहती हैं। गहरा नीला जलधारा जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है, वो कौन सा है, यूरोशियो जलधारा। यूरोशियो जलधारा को जापान में काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा आपका हम्बोल्ड जलधारा। दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा कौन सी आपकी, हम्बोल्ड जलधारा है। क्रिसमस के बच्चे की धारा, क्रिसमस के बच्चे की धारा कौन सी आपका, अल्लिनो जलधारा। अल्लिनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध पर बहने वाली जलधारा आपका हम्बोल्ट की जलधारा। काली जलधारा किसे कहते हैं, क्यूरोशियो जलधारा को। ऊर्जा संसाधन देख लेते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से आपका, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, जलीय ऊर्जा, जल विद्युत। ये क्या है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से आपका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जल विद्युत। जल विद्युत आपको कौन से नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवकरणीय ऊर्जा देख लेते हैं। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और जल विद्युत। अनवीकरणीय ऊर्जा आपको कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से आपके, गैर परंपरागत स्रोत आपके कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी परंपरागत स्रोत, कोयला, डीजल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस क्या है, परंपरागत स्रोत हैं।
परंपरागत स्रोत क्या है आपकी? कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। और गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस यानी नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मीन्स क्या है? जिन्हें हम क्या है फिर से क्या है वो कर सकते हैं, इस ऊर्जा को क्या बना सकते हैं या वो कर सकते हो। कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी वह ऊर्जा जो एक बार ख़त्म हो जाए। कोयला अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या है करोड़ों वर्षों में एक बार ही बन पाता है। तो ये क्या है अनवीकरणीय ऊर्जा। ये क्या है परंपरागत ऊर्जा है। और एक गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आपका ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसा है आपका? जीवाश्म ईंधन है। बायोडीजल प्राप्त होता है किससे? जेट्रोफा यानी रतन जोत से। बायोडीजल किसे प्राप्त होता है? जेट्रोफा यानी रतन जोत से। बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा आपका? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा आपका? मीथेन है। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान के खेतों में दलदली स्थान पर जुगाली करने वाले पशु। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? धान के खेतों में होता है, दलदली स्थान पर जुगाली करने वाले पशु में। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जुगाली करने वाले पशु में कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपके मीथेन गैस हो जाएगा। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है कौन सा आपका? सीएनजी। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है कौन सा आपका? सीएनजी है। सीएनजी का प्रमुख संघटक कौन सा है? मीथेन। सीएनजी का प्रमुख संघटक आपका कौन सा है? मीथेन है। एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी में ग्रीन गैस पाई जाती है कौन कौन सी? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एलपीजी में पाई जाती है। तो सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन और एलपीजी में मुख्यतः आपका कौन सा पाया जाता है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आपका कौन सा हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। ये क्या है? एलपीजी में पाई जाती है। ठीक है। ऐसे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है एलपीजी का। एलईडी का लाइट इमिथिंग डायोड। एलईडी का लाइट इमिथिंग डायोड है। सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप आपका सीएफएल। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। एलईडी का हो जाएगा लाइट इमिटेशन डायोड। सीएफएल का हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो जाएगा सीएफएल का। एलपीजी का रिसाव पता करने के लिए मिलाया जाता है क्या? एथिल मर्केप्टोन। एलपीजी के रिसाव को पता करने के लिए आपको कौन सी गैस कौन सा मिलाई जाती है गैस? तो एथिल मर्केप्टोन गैस मिलाई जाती है एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए। यानी एलपीजी में जो गंध निकलती है वो क्या है आपका? एथिल मर्केप्टोन की होती है। इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा आपका? सौर ऊर्जा। इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा आपका? सौर ऊर्जा। और पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है सौर ऊर्जा। इको फ्रेंडली तकनीक का उदाहरण सबसे कौन सा है आपका? सौर ऊर्जा। और आपका पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है तो कौन है आपका? सौर ऊर्जा। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी के जो डिस्कशन आप ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे तो वीआरएस क्लासेस सीधी आप सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।